बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद हुसैन आज आपकी किताब फ़िज़िकल साइंस की किताब में मौजूद बहुत ही अहम चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ बातें डिस्कसन करूँगा। ये एक बहुत ही लंबा चैप्टर है, लिहाजा ये डिस्कसन कई क्लासों पर महित होगा। तो आज पहले क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी बातों को जानेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मुख्तसर तारीख़ है उसके बारे में आपका जो सिलेबस है उसके मुताबिक हमें कुछ जानना है। 1675 माने 1675 में एक मशहूर साइंटिस्ट गुज़रे हैं, उनका नाम था लेमेरी, LEMERY, लेमेरी। तो उन्होंने ज़राए माने सोर्सेस के एतबार से तमाम अशिया को, दुनिया में मौजूद तमाम अशिया को 3 जमातों में तकसीम किया था, यानी एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल्स, मादनियात। 1675 में लेमेरी ने दुनिया में मौजूद तमाम अशिया को ज़राए सोर्सेस के एतबार से 3 जमातों में तकसीम किया था, एनिमल्स जानवर, प्लांट नबातात और मादनियात मिनरल्स। ठीक है। उसके बाद 1785 में 1785 में मशहूर साइंसदान लेवोज़ियर, आप लोगों ने उनका नाम सुना है, लेवोज़ियर। उन्होंने तजुर्बा की मदद से साबित किया था कि जानवरों और पेड़ पौधों से हासिल होने वाले मुरक्कबात कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ज़्यादातर मुरक्कबात में नाइट्रोजन मौजूद होते हैं। उन्होंने तमाम अशिया को 2 किस्मों में बांटा था, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो लेवोज़ियर ने 1785 में ये बताया था कि तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि जानवर और पेड़ पौधों से हासिल होते हैं वो 3 अशिया से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ज़्यादातर अशिया नाइट्रोजन। और उन्होंने तमाम अशिया को, दुनिया में मौजूद तमाम अशिया को 2 जमातों में तकसीम किया था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, हयातियाती और गैर हयातियाती, हम इस तरह कह सकते हैं। तो जानवरों और पेड़ पौधों से हासिल होने वाले मुरक्कबात को उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया था, या उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा था, और दूसरे ज़राए से हासिल होने वाले मुरक्कबात को इनऑर्गेनिक का नाम दिया था। उसके बाद 1800 में 1800 में 18,000 ईस्वी में एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट गुज़रे हैं, उनका नाम था बेrzelius, ZELIUS, बेrzelius। तो 1800 में बेrzelius ने, है ना, यह नज़रिया पेश किया कि हयातियाती मुरक्कबात यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, की तश्कील में एक पुरअसरार क़ुव्वत, मिस्टीरियस फोर्स कार फरमा होती है। इन्होंने 1800 ईस्वी में इस बात को बताया था कि जितना भी हयातियाती मुरक्कबात है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बनने में एक मिस्टीरियस फोर्स यानी पुरअसरार क़ुव्वत कार फरमा होती है। ठीक है। तो बहुत ज़रूरी बात से गौर कीजिएगा। उस पुरअसरार क़ुव्वत को उन्होंने वाइटल फोर्स का नाम दिया था। वाइटल फोर्स, वो जो पुरअसरार क़ुव्वत है ना, उसका नाम उन्होंने रखा था वाइटल फोर्स। और हयातियाती मुरक्कबात यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तश्कील के मतलब उन्होंने एक नज़रिया पेश किया था जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो 1800 ईस्वी में उन्होंने एक नज़रिया पेश किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड की तश्कील के मुतालिक, उस थ्योरी को कहा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। सबसे पहले बेrzelius ने ही जो ऑर्गेनिक वर्ड है इसका इस्तिलाह पेश किया था। ऑर्गेनिक की इस्तिलाह या जो टर्म है इसको सबसे पहले पेश किया था बेrzelius ने। उसी मुनासबत से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उसके मुताला को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो बेrzelius ने सबसे पहले 1800 ईस्वी में वाइटल फोर्स नामी थ्योरी पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तश्कील में एक पुरअसरार क़ुव्वत कार फरमा होती है,
जिसे वाइटल फोर्स कहते हैं। उन्होंने वाइटल फोर्स का थ्योरी या नज़रिया भी पेश किया था और उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिक की जो इस्तिलाह है, टर्म है, उसको पेश किया था और उसी मुनासबत से हयातियाती मुरक्कबात यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुताला को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया। बेज़िलियस के नज़रिया के मुताबिक हयातियाती मुरक्कबात है ना, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंसान तैयार नहीं कर सकता है, बल्कि ये मुरक्कबात किसी पुरअसरार क़ुव्वत के ज़ेर असर तैयार होता है। ठीक है, तो लेकिन बेज़िलियस का कायम करदा नज़रिया है ना, यानी वाइटल थ्योरी ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सका। बेज़िलियस ने जो नज़रिया पेश किया था वाइटल थ्योरी का, जिसमें उन्होंने बताया था कि तमाम हयातियाती मुरक्कबात की तश्कील में एक मिस्टीरियस फोर्स या एक माने पुरअसरार क़ुव्वत कार फरमा होती है, उनका ये नज़रिया ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सका, क्योंकि 1828 में बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट फ्रेडरिक वॉयलर एफ वॉयलर बहुत मशहूर साइंटिस्ट गुजरे हैं। तो 1828 ईस्वी में उन्होंने ना अमोनियम साइनेट से, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया को तैयार किया था, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह उन्होंने जो बेज़िलियस का थ्योरी है उसको गलत साबित किया। उन्होंने अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे यूरिया को तैयार किया था, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह उन्होंने है ना वाइटल फोर्स थ्योरी के नज़रिया को बातिल करार दिया। इसको आप ज़रा इस तरह से समझिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अमोनियम साइनेट NH4CNO, ये अमोनियम साइनेट का फार्मूला है। तो जब इसको गर्म किया जाता है, जब उन्होंने इसको गर्म किया है ना तजर्बागाह में, तो गर्म करने के नतीजे में ये यूरिया में तब्दील हो गया। ठीक है ना, तो अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और उससे यूरिया हासिल हुआ, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह उन्होंने साबित किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया जा सकता है। तो इस तरह उन्होंने बेज़िलियस का थ्योरी को गलत साबित किया। आप लोगों को मालूम है यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इंसान का जो ह्यूमन यूरिन है, पेशाब है, उसमें ये पाया जाता है। उसका एक बहुत अहम जूज़ है। तो आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि है ना व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ यूरिन। हम लोग इसके बारे में तफसील से आगे पढ़ेंगे। कभी कभी एग्जाम में ये बात पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। तजर्बागाह में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो तैयार हुआ था वो क्या था? यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। हु सिंथेसाइज्ड दिस, किसने इसको सिंथेसाइज किया था? एफ वॉयलर ने 1828 में। तो वॉयलर ने बेज़िलियस का जो थ्योरी था वाइटल फोर्स थ्योरी, उसको गलत साबित किया था, है ना। उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया था। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ यूरिया। याद रखना आपको CO है ना NH2 × 2। इसको हम लोग और तफसील से आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 1845 में कोल्बे KOLBA बहुत मशहूर साइंटिस्ट गुजरे हैं। तो कोल्बे नामी मशहूर साइंसदान है 1845 ईस्वी में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से एसिटिक एसिड तैयार किया था। एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उन्होंने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मदद से एसिटिक एसिड तैयार किया था। तो उन्होंने भी वाइटल फोर्स का थ्योरी को गलत साबित किया था। इस तरह कार्बन का एटम को जब हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलाकर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया गया था, कोल्बे ने कार्बन का एटम और हाइड्रोजन के एटम को मिलाकर जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया तो उसके नतीजे में ये एसिटाइलिन में तब्दील हो गया था, एसिटाइलिन। और बाद में जब इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको गर्म किया गया, तो गर्म करने पर ये एसिटिक एसिड में तब्दील हो गया था। यह है एसिटिक एसिड। तो इस तरह कोल्बे ने 1845 में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से है ना एसिटिक एसिड तैयार किया था। इस तरह जो वाइटल फोर्स थ्योरी है उसको उन्होंने भी गलत साबित किया। उसी तरह 1856 में बहुत मशहूर साइंटिस्ट
बर्थोलॉट ने, है ना, बगैर वाइटल फोर्स के मीथेन तैयार किया था। मीथेन आपको मालूम है एक बहुत ही मशहूर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बल्कि सबसे छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड या पहला जो सीरीज़ है ये हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो मीथेन को उन्होंने तैयार किया था बगैर वाइटल फोर्स के, है ना। तो इस तरह बेrzelius के पेश करदा नज़रिया, है ना, माने वाइटल फोर्स थ्योरी को मुकम्मल तौर पर डिस्कार्ड, बातिल करार दिया गया। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक मुख्तसर तारीख थी जो आपके सिलेबस में बोला गया है। अब हम लोग आगे जानेंगे ज़रूरी बात जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तारीफ़, डेफिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड की तारीफ़ अगर आपसे पूछा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड के, आप तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो उसके मुताबिक हम इस तरह कह सकते हैं कि कार्बन के मुरक्कबात को अमूमन हयातियाती मुरक्कबात या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बन के मुरक्कबात को अमूमन हयातियाती मुरक्कबात या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, लेकिन उसमें कार्बन के ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, उसी तरह से धातु के कार्बोनेट, मसलन मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये मैग्नीशियम एक धातु है उसका ये कार्बोनेट है मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चूना में पाया जाता है, कैल्शियम एक धातु है उसका ये कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। या बाइकार्बोनेट जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इस तरह का ये धातु का बाइकार्बोनेट हुआ। या कार्बाइड जैसे कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, या साइनाइड सॉरी, तो ये सब इससे मुस्तस्ना है ना, एक्सेप्शन है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कार्बन के मुरक्कबात को अमूमन हयातियाती मुरक्कबात या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, लेकिन कार्बन के ऑक्साइड, है ना, धातु के कार्बोनेट्स, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट, है ना, क्या कहते हैं, कार्बाइड्स या साइनाइड वगैरह इससे मुस्तस्ना है। जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं वो इस तरह बोलिएगा, with a few exceptions like oxides of carbon, metallic carbonates, bicarbonates, carbides, cyanides, etc. All other carbon containing compounds are known as organic compound। ठीक है, एक बार हम फिर इसकी तारीफ बोलें, आपको एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के मुरक्कबात को अमूमन हयातियाती मुरक्कबात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, लेकिन कार्बन के ऑक्साइड, धातु के कार्बन के मतलब धातु के कार्बोनेट, कार्बन के ऑक्साइड, धातु के कार्बोनेट्स, है ना, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, तो उसी तरह से कार्बाइड्स या साइनाइड वगैरह इससे मुस्तस्ना है। अच्छा, 2 नंबर, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो आपको ये बात ज़्यादा वाज़ा होगा, बहुत ज़्यादा है ना, तो उसी वजह से साइंस में या केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुताले के लिए एक अलग शाख, एक अलग ब्रांच को तश्कील दिया गया है या फॉर्म किया गया, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हयातियाती कीमिया। तो आपसे पूछते हैं एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है डिफ़ाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो साइंस की वो शाख जिसमें हयातियाती मुरक्कबात की खुसूसियात, तामीलात और तैयारी के तरीक़ों का मुताला होता है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फिर से याद रखिए, साइंस की वो शाख, वो ब्रांच जिसमें हयातियाती मुरक्कबात मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, साइंस की वो शाख जिसमें हयातियाती मुरक्कबात की खुसूसियात, तामीलात और तैयारी के तरीक़ों का मुताला होता है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस एंड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड comprises the discipline known as organic chemistry. In short, we can say it is the chemistry of specific carbon compound. It is the chemistry of specific carbon compound, है ना। अब हम लोग उसके बाद जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद तो बेइंतहा है, बेशुमार है ना। तो इसका सोर्सेज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका सिलेबस में है, मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे लिखते हैं मेन, आपके सिलेबस में इसको जानना है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का के ज़राए, अहम ज़राए। ऑर्गेनिक कंपाउंड मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों से हासिल होता है, एनिमल, प्लांट, मुख्तलिफ़ तरह का एनिमल और प्लांट का प्रोडक्ट वगैरह से।
तो इसका जो अहम ज़राए हैं, इसका जो मेन सोर्सेज है, इसके बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। सबसे पहले प्लांट, पेड़ पौधे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मालामाल होते हैं। तो पेड़ पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। एनिमल, अगर आपसे पूछे नेम प्लांट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। एनिमल्स में अमाइनो एसिड, याद आपको आ रहा होगा, ये प्रोटीन की इकाई है। प्रोटीन बहुत ही छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट और ऑयल दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं लिपिड्स, ठीक है। तो इसकी इकाई होता है फैटी एसिड, यूरिया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वगैरह। ये सब एनिमल का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कोयला की कशीदगी यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से भी, है ना, बेशुमार तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होता है। तो उसमें से ख़ास तौर पे जैसे बेंजीन, हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, टॉल्यून, ठीक है, ज़ाइलिन, कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो डाइज, मुख्तलिफ़ तरह का जो रंग होता है, डाइज, नैप्थलीन, वगैरह। तो ये सब कोयला की कशीद से हासिल होता है। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। सो दीज आर, है ना, द इम्पॉर्टेंट या मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसी तरह से पेट्रोलियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में बेशुमार तरह का प्रोडक्ट हासिल होता है, जैसे गैसोलीन, आप लोगों को याद आ रहा होगा, एरोप्लेन में ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, बहुत ही, है ना, फाइन फ्यूल है। पेट्रोल, डीज़ल, ठीक है। तो केरोसिन, वैक्स, मोम, नैप्था, एलपीजी, लिक्वाफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में सिलेंडर में यूज़ होता है। सो ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हासिल होता है। तो ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसी तरह से वुड, लकड़ी, इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में, है ना, बेशुमार तरह का प्रोडक्ट हासिल होता है जो तजर्बागामी और मुख्तलिफ तरह के मादों को तैयार करने में इस्तेमाल होता है। जैसे एसीटोन, बहुत मशहूर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एसिटिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल। सो ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक्चुअली हमारी दुनिया में मौजूद जितने मुरक्कबात हैं, जितने कंपाउंड्स हैं, है ना, उनमें तकरीबन 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, ठीक है। 90% ऑफ द कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन आवर अर्थ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपका सिलेबस में है, उसको हम लोगों को जानना है ना। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपका सिलेबस में इन दोनों का डिफरेंस आपको ये जानना है ना। डिफरेंसेस माने फ़र्क, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या फ़र्क है, ये भी आप लोगों को जानना है। तो दो चार बात हम लोग जानेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफरेंस, फ़र्क। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेशुमार फ़र्क है। हम लोगों को दो चार अहम फ़र्क को जानना है। सबसे पहला कंपोजिशन, सबसे पहले हम लोग जानेंगे
कंपोजिशन के एतबार से, ठीक है, कंपोजिशन। तो एक्चुअली माने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है दीज आर मेड अप ऑफ ओनली फ्यू एलिमेंट्स, ठीक है, ये चंद ही अनासिर से मिलकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, माने कार्बन तो होता ही है, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन एक अहम जुज़ है। कार्बन के अलावा इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, बस, है ना, बहुत कम अनासिर से मिलकर ये बने होते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये तकरीबन तमाम तरह के अनासिर से आपस में मिलने से तश्कील पाता है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं दीज आर मेड अप ऑफ ओनली फ्यू एलिमेंट्स and in addition to कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा। लेकिन और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तकरीबन तमाम तरह के एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। इसमें इनर्ट एलिमेंट को बात दे दीजिए तो गैर नामियाती मुरक्कबात किसी भी तरह के अनासिर के मिलाप से तश्कील पाता है। तो कंपोजिशन का मामला ये हुआ। 2 नंबर नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड्स होता है। इसकी खासियत या इसकी सिफत कोवैलेंट। आप लोगों ने पढ़ा है कि जब, है ना, माने 2 एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग यानी साझेदारी के नतीजे में मुरक्कब या कंपाउंड बनता है, तो इस तरह कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, कोवैलेंट कंपाउंड है। मगर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं इसको, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। द कंपाउंड फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अनदर एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। एक एटम के आखिरी मदार से दूसरे एटम के आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के नतीजे में जो कंपाउंड बनता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंट इन नेचर एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोवैलेंट इन नेचर, है ना। तो ये हुआ। उसके अलावा 3 नंबर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, नुक्ता पिघलाव और नुक्ता उबाल, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कम होता है, लो होता है, ठीक है ना। दरअसल, है ना, माने ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट होती है, लिहाजा ये सिंगल मॉलिक्यूल की, है ना, शक्ल में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर्स को छोड़कर, तो उसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अमूमन ज़्यादा होता है, हाई होता है। ज़्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की नौइयत आयोनिक या पोलर होती है, जिसके सबब उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये एक ज़रूरी बात था, है ना। 1 नंबर इसका कंपोजिशन के एतबार से, 2 नंबर नेचर, ये कोवैलेंट है, ये इलेक्ट्रोवैलेंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। 3 नंबर जो कि बहुत ही ज़रूरी बात है, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक करंट के गुजरने की सलाहियत को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में इंशाअल्लाह ताला तफसील से पढ़ेंगे। तो ये नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर, माने इससे इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकती है, चूँकि उनकी नौइयत कोवैलेंट होती है। लिहाजा ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उसी वजह से उनसे इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकती है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, नॉन कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकती है। लेकिन अमाइनो एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड ये अगरचा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे से इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाते हैं। तो हम इस तरह कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लाइट होता है, उसीलिए ये नॉन कंडक्टर है। लेकिन और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली आमतौर पे गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर है, बेहतर मौसल, ठीक है ना। क्योंकि पोलर माने ये पोलर सॉल्वेंट में इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, आयोनाइज्ड हो जाता है। जितना ये पोलर सॉल्वेंट है उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड आयोनाइज्ड हो जाता है, लिहाजा पिघली हुई हालत माने फ्यूज स्टेट या महलूल की शक्ल में मॉल्टन स्टेट में इनसे इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाती है। तो ये आमतौर पर नॉन कंडक्टर होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं, इससे इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाते हैं। और 5 नंबर सॉल्युबिलिटी यानी तहलील पजीरी के लिहाज से, तो ये पानी में नाहल पजीर होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। आमतौर पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये पानी में हल नहीं होते, इनसॉल्युबल पानी में। लेकिन ज़्यादातर
इनऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। याद रखिएगा। यहाँ पर एक और बात है, पानी में तो ये नहल पजीर हैं, लेकिन बहुत सारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, उसमें ये हल पजीर है। माने दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक माने सॉल्वेंट, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एक बहुत मशहूर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। ये इसमें ये हल हो जाता है, जितना भी माने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन C6H6, बेंजीन, ईथर वगैरह में ये हल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन, ईथर वगैरह में हल नहीं होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल in organic solvent like carbon tetrachloride, benzene, ether, etc. But inorganic compounds are soluble in water but are insoluble in organic solvent like carbon tetrachloride, benzene, etc. है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में नाहल पजीर होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में आमतौर पे हल पजीर होते हैं। तो ये एक मामला था इसका, दोनों का फ़र्क, 2-3 फ़र्क आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को अब डिस्कशन करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो ख़ास बातें उसकी तरफ जा रहे हैं। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम आपका सिलेबस, आपके सिलेबस में जानना है। कार्बन का जो एटम है ये बहुत ही निराली खुसूसियात का हामिल होता है। दुनिया में बेशुमार तरह के अनासिर हैं, हम लोगों ने पीरियडिक टेबल में इसकी तफसील पढ़ा है ना। तो ये जो कार्बन एक बहुत ही निराली खुसूसियत माने यूनिक नेचर का एक एलिमेंट है। तो इसका जो यूनिक नेचर है, इसकी जो निराली खुसूसियत है, उसके बारे में आपको 1-2 बात जानना पड़ेगा। मैंने तकरीबन तमाम हयातियाती मुरक्कबात में कार्बन मौजूद होता है, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन मौजूद होता है। कार्बन के एटम में कुछ निराली खुसूसियात मौजूद होती हैं, लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड के सही मुताले के लिए कार्बन एटम की उन निराली खुसूसियात का या उन यूनिक नेचर को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। टेट्रा का मतलब होता है 4, आप लोगों को मालूम है। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का जो एटम है इसका वैलेंसी 4 होता है। आप लोगों को मालूम है जितना भी अनासिर है, तमाम अनासिर में का वैलेंसी होता है 1, 2, 3, तो कार्बन का वैलेंसी होता है 4। तो कार्बन का जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। आप लोगों को मालूम है कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, 4, यानी इसका जो K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आखिरी मदार, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लिहाजा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। उसके आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, है ना। उसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए मज़ीद और 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। कार्बन का एटम दूसरे एटमों के साथ, है ना, अपने 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या शेयरिंग करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है 4। तो इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। नतीजे के तौर पे कार्बन का जो चारों एटम है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, ये दूसरे एटमों से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, शेयरिंग, और उसके नतीजे में, है ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। उसी वजह से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन इज़ टेट्रा वैलेंट। तो ये कार्बन की बड़ी अनोखी खासियत है कि इसका वैलेंसी 4 होता है। इसके बारे में आपको और तफसील आगे में समझ में आएगा। कार्बन की एक और अनोखी खासियत होती है, उसको हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। बहुत ज़रूरी बात है, इसको आप लोग याद रखिएगा, कैटिनेशन। कार्बन के एटमों में आपस में मिलकर लंबे लंबे चेन बनाने की अनोखी खासियत होती है। कार्बन के एटमों की उसी खासियत को कैटिनेशन कहा जाता है। कार्बन का जो एटम है इसमें आपस में मिलकर लंबा लॉन्ग चेन बनाने की खासियत होती है। इसी खासियत को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज़ कैटिनेशन। कार्बन के एटमों में आपस में मिलकर लंबे चेन बनाने की अनोखी खासियत होती है। कार्बन के एटमों की उसी खासियत को
कैटिनेशन कहा जाता है ना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को, है ना। जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहेंगे वो इस तरह लिखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड टू स्ट्रेंथन द चेन इज़ नोन एज कैटिनेशन। तो कार्बन के एटम आपस में, है ना, मिलकर 3 किस्म के चेन बनाते हैं। इसका जो चेन है वो 3 किस्म का चेन होता है। एक को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, ठीक है। 2 नंबर होता है ब्रांच चेन और 3 नंबर क्लोज चेन। स्ट्रेट चेन में देखिए ये कार्बन का बहुत सारा एटम है। यहाँ पे हमने सिर्फ 5 या 5 एटम्स को दिखाया है। तो देखिए ये पाँचों एटम आपस में मिलकर एक लंबा चेन बना रहा है। तो सिर्फ 5 नहीं, 10 नहीं, बाज़ औक़ात लाखों लाख कार्बन का एटम मिलकर लंबा लंबा चेन बनाता है ना। इसी लंबे लंबे चेन बनाने की खुसूसियत को या सिफत को कैटिनेशन कहा जाता है। ये वो स्ट्रेट चेन। 2 नंबर ब्रांच्ड चेन, शाख, ये गैर शाखदार है ना, लेकिन बाज़ औक़ात कार्बन का एटम जो है उसका चेन शाख की शक्ल में होता है, ब्रांच की शक्ल में। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए कार्बन का बहुत सारा एटम है। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल कार्बन का 5 एटम को दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं ये जो कार्बन का जो एटम का लिंकेज है यहाँ ब्रांच्ड हो गया। यहाँ देखिए स्ट्रेट चेन था, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये जो चेन है ये ब्रांच की शक्ल में, शाख की शक्ल में है। तो इस तरह का चेन को हम लोग कहेंगे ब्रांच्ड चेन। और बाज़ औक़ात कार्बन का एटम का जो चेन है ये क्लोज्ड भी होता है, माने जंजीर की शक्ल में। ये जो जंजीर है, ये चेन है, वो बंद भी होता है, बंद जंजीर की शक्ल में भी होता है। उस तरह का चेन को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड चेन, ठीक है, क्लोज्ड चेन। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये चेन, यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए, ये जो कार्बन का एटम है ये क्लोज चेन की शक्ल में इस तरह से गौर कीजिए, कॉर्नर पे कार्बन है, ये जो कॉर्नर से यहाँ पे कार्बन है। तो ये जो चेन है ये बंद है। और इसमें क्या होता है कि एक के बाद दूसरा डबल बॉन्ड होता है। जैसे ये डबल है, ये सिंगल, फिर ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, फिर ये डबल बॉन्ड। इस तरह का चेन को हम लोग कहते हैं क्लोज चेन। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि, है ना, व्हाट इज़ कैटिनेशन। दोबारा हम आपको याद दिला दें, कार्बन के एटमों में आपस में मिलकर लंबे लंबे चेन बनाने की अनोखी खासियत होती है, ठीक है। कार्बन के एटमों की उसी खासियत को कैटिनेशन कहा जाता है। The property of self-linking of atoms of an element through covalent bond to strengthen the chain is known as catenation. कार्बन के एटम आपस में मिलकर 3 किस्म के चेन बनाते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन, ठीक है। तो कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी ऑल्सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। मैंने कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी के नतीजे में कार्बन के एटमों के दरमियान सिंगल, डबल और ट्रिपल 3 तरह का बॉन्ड होता है। कार्बन का जो एटम है आपस में बाज़ औक़ात सिंगल बॉन्ड से बना होता है, जुड़ा होता है, बाज़ औक़ात डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और बाज़ कार्बन का एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसकी मिसाल देखिए, जैसे यहाँ देखिए ये जो कार्बन का दोनों एटम है आपस में सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। यहाँ दोनों एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड इस तरह का होता है, डबल ये हुआ और ट्रिपल ये हुआ 3। तो सिंगल बॉन्ड से अगर कार्बन का एटम आपस में जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग बोल देंगे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन या सिंगल बॉन्ड अनऑर्गेनिक कंपाउंड। बाज़ औक़ात कार्बन का एटम आपस में डबल बॉन्ड जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये दोनों कार्बन का एटम है, इसके दरमियान में डबल बॉन्ड आया कि नहीं। तो चूँकि ये दोनों कार्बन का एटम है ना डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन। और बाज़ कार्बन का एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। जैसे अभी हम लोग इसकी मिसाल देखेंगे, यहाँ देखिए ये जो दोनों कार्बन का एटम है ये आपस में जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है ना। तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो मतलब कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी के नतीजे में कार्बन के एटमों के दरमियान सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात। अच्छा, 3 नंबर, पहला तो हम लोगों ने पढ़ा इसका
टेट्रावैलेंसी, 2 नंबर कैटिनेशन, और 3 नंबर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी के नतीजे में, ड्यू टू कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंसी, है ना। तो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी जैसी निराली खुसूसियत माने यूनिक प्रॉपर्टी के सबब कार्बन के बेशुमार मरकबात बनते हैं। अब तक तकरीबन 5 मिलियन, अब तक दुनिया में तकरीबन 5 मिलियन या 50 लाख हम कह सकते हैं, 50 लाख, तो अब तक तकरीबन 5 मिलियन या 50 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड की निशानदेही हो चुकी है। हमारी दुनिया में मौजूद तमाम मुरक्कबात में तकरीबन 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं, ठीक है। तो पहले भी आप लोगों को बताया गया है। तो अब तक दुनिया में तकरीबन 50 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड की निशानदेही हो चुकी है। अब हम लोग और एक ज़रूरी बात को जानेंगे, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 किस्मों में हम बांट सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 2 किस्मों में बांट सकते हैं मुताला की सहूलत के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड, और नंबर 2 साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड एंड साइक्लिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड अभी आपको हम बताएंगे, इसमें कार्बन के एटम ओपन चेन माने खुले जंजीर की शक्ल में आरास्ता होते हैं, और साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के एटम क्लोज चेन की शक्ल में आरास्ता होते हैं या सजे हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो एलिफैटिक कंपाउंड है, इसको मज़ीद 2 किस्मों में तकसीम किया गया। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड, और नंबर 2 अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और साइक्लिक कंपाउंड भी कई तरह के होते हैं, जैसे एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, या हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं, है ना। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, एलिफैटिक और साइक्लिक। एलिफैटिक कंपाउंड क्या है, पहले इसको ज़रा सा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। एलिफैटिक, ठीक है, चर्बी यानी फैट से हासिल होने वाले मुरक्कबात को एलिफैटिक कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअली एली का मतलब होता है फैट, एली का मतलब होता है फैट, और PHOS, फॉस का मतलब होता है डेराइव्ड। तो नाम से जाहिर है, अ कंपाउंड डिराइव फ्रॉम फैट इज़ कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड। चर्बी से हासिल होने वाले जो मुरक्कबात हैं उनको एलिफैटिक कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको, है ना। द कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम फैट आर कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड। ये जो एलिफैटिक कंपाउंड है, इनके मुरक्कबात में कार्बन के एटम ओपन चेन माने खुले जंजीर की शक्ल में आरास्ता होते हैं। इन एलिफैटिक कंपाउंड कार्बन एटम्स आर लिंक्ड और अरेंज्ड इन ओपन चेन, ये खुले व जंजीर की शक्ल में आरास्ता होते हैं। द कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम फैट इज कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड। इन एलिफैटिक कंपाउंड्स कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन ओपन चेन। इसकी 1-2 मिसालें आप लोग देखिए, जैसे इथेन C2H6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 फार्मूला होता है, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ, देखिए, कार्बन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 6 एटम, तो कार्बन के 2 एटम से हाइड्रोजन का 6 एटम इस तरह से लिंक्ड है। और देखिए यहाँ ये जो कार्बन का दोनों एटम है, ये ओपन चेन खुले व जंजीर की शक्ल में आरास्ता है। उसी तरह से प्रोपेन C3H8, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें कार्बन का 3 एटम है और हाइड्रोजन का 8 एटम है। देखिए, तो कार्बन के तीनों एटम से हाइड्रोजन का 8 एटम्स जुड़ा हुआ होता है इस तरह से। देखिए, ये हाइड्रोजन का 8वां एटम इससे जुड़ा हुआ। और यहाँ गौर कीजिए, कार्बन का जो ये एटम है, ये ओपन चेन माने खुले हुए जंजीर की शक्ल में आरास्ता है, सजे हुए हैं। उसी वजह से हम लोग इसको कहेंगे
एलिफेटिक कंपाउंड, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन का एटम ओपन चेन माने खुले हुए जंजीर की शक्ल में आरास्ता होता है, उसको हम लोग कहेंगे एलिफेटिक कंपाउंड। और पहले ही बताया गया, एली का मतलब होता है फैट और फॉस का मतलब होता है डेराइव, यानी चर्बी से हासिल होने वाले मुरक्कबात। एलिफेटिक कंपाउंड। उसी तरह से और भी बहुत सारे मुरक्कबात हैं जहाँ पे कार्बन का एटम, सैकड़ों ऐसे मुरक्कबात हैं या कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन का एटम ओपन चेन या खुले हुए जंजीर की शक्ल में आरास्ता होते हैं। इन तमाम मुरक्कबात को जिसमें कार्बन का एटम ओपन चेन में सजा हुआ रहेगा उसको हम लोग कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। और ऐसे मुरक्कबात जिसमें कार्बन का एटम क्लोज चेन बंद जंजीर की शक्ल में आरास्ता होता है उसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। जैसे बेंजीन। अच्छा, यहाँ पे देखिए कार्बन का एटम क्लोज चेन, एलिफेटिक में क्या था, ओपन चेन, मगर यहाँ पर क्लोज चेन। बेंजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इसमें कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, देखिए देखिए तो कार्बन का 6 एटम। अच्छा, गौर कीजिए कार्बन का जो 6 एटम है ये एक जंजीर की शक्ल में, एक चेन की शक्ल में बंद है ना। इससे हाइड्रोजन का 6 एटम जुड़ा हुआ रहता है इस तरह से, हाइड्रोजन का इससे 6 एटम जुड़ा हुआ रहता है। और इसमें एक के बाद दूसरा डबल बॉन्ड होगा, जैसे ये सिंगल है तो ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, डबल। तो इस तरह से कार्बन का वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है। कार्बन का वैलेंसी हमेशा 4 होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 2 2 4, इसमें देखिए 1 1 2 2 4, इस कार्बन में देखिए 2 1 3 और 1 4। तो जहाँ भी आप देखिएगा कार्बन का वैलेंसी हमेशा सेटिस्फाई होगा, 4 होगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारा कंपाउंड होता है, फिनॉल, है ना, जिसमें कार्बन का एटम क्लोज चेन, इस तरह से एक चेन है, देखिए इस तरह का एक क्लोज चेन है। इस क्लोज चेन में ये अरेंज है, कॉर्नर पे कार्बन है, ये सब, ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पर कार्बन है और इससे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो एलिफेटिक जहाँ पे कार्बन का एटम ओपन चेन में अरेंज रहेगा और एरोमेटिक जहाँ पे कार्बन का एटम क्लोज चेन में अरेंज रहेगा, ठीक है ना। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसा कि आपको पहले बताया गया। जो एलिफेटिक कंपाउंड है ना, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, ऐसे मुरक्कबात जिसमें कार्बन का एटम ओपन चेन में अरेंज रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। और एलिफेटिक कंपाउंड, है ना, 2 तरह का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसके अलावा इसका बहुत सारा डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है, जैसे अल्कोहल्स, हम लोग जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। अल्डिहाइड्स या कीटोन्स वगैरह, ये क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाइड्रोकार्बन नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन, है ना, मतलब अ कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ऐसे मुरक्कबात जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, इस तरह का मुरक्कबात तो क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन, है ना। जैसे मीथेन, METH, मीथेन CH4, देखिए इसमें कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन का 4 एटम, ठीक है। तो ईथेन, ETHANE, C2H6, मैंने कार्बन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 6 एटम। इथाइलिन, ETHYLENE, C2H4, देखिए कार्बन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम। एसीटाइलिन, C2H2, कार्बन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम। तो ये जितने मुरक्कबात हैं, इस तरह के और बेशुमार मुरक्कबात होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होता है, तो इस तरह का एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। अच्छा, सैचुरेटेड,
एलिफेटिक कंपाउंड दो तरह का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या हुआ? ऐसे हयातियाती मरकबात जिसमें कार्बन के एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं उन्हें सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर कार्बन एटम्स आर मेड अप ऑफ, है ना, या कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड। आपको पहले ही बताया गया था कि कार्बन का जो एटम है आपस में तीन तरह के तरीक़ों से मिलता है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन का एटम आपस में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए मिला हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। इसका एक और नाम है अल्केन्स या पैराफिन्स, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले इसकी एक मिसाल देख लीजिए, एग्जाम्पल्स, जैसे ईथेन, ETHANE, इसका फार्मूला होता है C2H6। यहाँ देखिए इसका ये मॉलिकुलर फार्मूला हुआ, स्ट्रक्चर देखिए, केमिकल स्ट्रक्चर, कार्बन का 2 एटम है यहाँ पर, ठीक है ना, और हाइड्रोजन का 6 एटम इससे जुड़ा होता है, इस तरह से देखिए। तो कार्बन का जो दोनों एटम है इसके दरमियान सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। अच्छा, कार्बन का वैलेंसी हमेशा 4 होता है, यानी कार्बन का गिर्द 4 बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ देखिए इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4, तो इसका वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया। तो ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन का एटम आपस में जुड़ा हुआ है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए, उसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड। एक और इसकी मिसाल देखिए तो ज़्यादा आपको लिए क्लियर होगा, ब्यूटेन, इसका फार्मूला है C4H10, माने इसमें कार्बन का 4 एटम है और हाइड्रोजन का 10। इसका स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से, कार्बन का 4 एटम, हाइड्रोजन का 10, 1 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। देखिए तमाम कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है और यहाँ पे कार्बन का तमाम एटम आपस में जुड़ा हुआ है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए, उसीलिए इसको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड और लिंक्ड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसी तरह से ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन का एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। ऐसे हयातियाती मरकबात जिसमें कार्बन के कम से कम 2 एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़े होंगे, डबल या ट्रिपल, कम से कम 2 एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा रहेगा, तो इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कहेंगे, है ना, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय आइदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी एक मिसाल देख लीजिए आप लोग, इसका एग्जाम्पल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अगर जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड। तो इथाइलिन, ETHYLENE, इसका फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला होता है C2H4, कार्बन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये कार्बन का 2 एटम है, इसके साथ हाइड्रोजन का 4 एटम जुड़ा हुआ है, इस तरह से देखिए, ठीक है। कार्बन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 1 2 3 4 एटम। अच्छा, यहाँ देखिए कार्बन के गिर्द, ये जो कार्बन है इसके गिर्द कितना बॉन्ड है, 1 2 3, यहाँ भी देखिए 1 2 3, तो गलत है। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, यानी कार्बन का गिर्द 4 बॉन्ड होना चाहिए। नतीजा तौर पर ये दोनों जो कार्बन का एटम है डबल बॉन्ड जुड़ा होता है। अब आप अगर मिलाइएगा देखिएगा तो 1 2 और 2 4, तो ये कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया, 4। इस तरह से ये जो कार्बन है इसको देखिए 4 हुआ कि नहीं। तो ये जो कार्बन का एटम, मतलब इथाइलिन जो कंपाउंड है इसमें कार्बन का एटम आपस में डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, उसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी एक और मिसाल देख लीजिए, प्रोपाइलीन, इसका फार्मूला होता है C3H6, मॉलिकुलर फार्मूला, माने इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 3 एटम और हाइड्रोजन का 6 एटम। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले कार्बन का 3 एटम है और हाइड्रोजन का 6 एटम है, यहाँ पर गौर कीजिए, 3 हाइड्रोजन हुआ,
देखिए ये जो कार्बन है इसका वैलेंसी तो सेटिस्फाई है 1 2 3 4। इसका देखिए 1 2 3। अब इसको हम लोग अगर डबल करें तो देखिए 1 2 1 2 4 हो गया। उसी तरह से इसका देखिए 2 1 एंड 3 4। तो ये जो कार्बन का दोनों एटम है ये आपस में डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, उसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसी तरह से अगर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए कार्बन का दोनों एटम आपस में जुड़ा रहेगा तो उसको भी हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसकी एक मिसाल देख लीजिए, एसीटाइलिन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2, यानी इसमें कार्बन का 2 एटम और हाइड्रोजन का 4 एटम होता है। देखिए कार्बन का 2 एटम, सॉरी हाइड्रोजन का, कार्बन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का 2 एटम, इससे हाइड्रोजन का 2 एटम जुड़ा हुआ है। गौर कीजिए इस कार्बन का वैलेंसी 2 ही हो रहा है, इसलिए कि इन दोनों के दरमियान 2 ही बॉन्ड है। यहाँ भी देखिए 2, अगर हम इसके दरमियान 3 बॉन्ड दे दें, अब देखिए ये कार्बन का 3 and 1 4 हुआ, इसका भी देखिए 3 and 1 4 हुआ, है ना। ये जो कार्बन है यहाँ देखिए 3 और 1 4, ये जो कार्बन है ये वाला, ठीक है, यहाँ देखिए 3 और 1 4। तो ये जो कार्बन का माने एसिटाइलिन में कार्बन का एटम आपस में डबल बॉन्ड नहीं बल्कि ट्रिपल बॉन्ड का जरिए जुड़ा हुआ है, उसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने, है ना, इस चैप्टर में माने ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हम लोगों ने आज, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो शुरुआत किया है, तो आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, उसकी तारीफ़, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ़, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्सेज क्या है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। फिर हम लोगों ने एक बहुत ज़रूरी बात को पढ़ा, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, माने कार्बन के एटम की अनोखी या निराली खुसूसियत। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, या इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी को पढ़ा, आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज़ कैटिनेशन एग्जाम्पल के साथ। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। फिर हम लोग उसके बाद हम लोगों ने जाना एलिफेटिक कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर की अब बहुत ही बुनियादी बात, बेसिक चीज़ को जाना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जानेंगे। पहले ही हमने आपसे कहा है ये एक लंबा चैप्टर है और इसमें हम लोग को बहुत सारी बातों को जानना है। और आइंदा अगर आप लोग मुताला कीजिएगा हायर स्टडी, तो केमिस्ट्री के मुताले में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों को होगा, उसीलिए आप लोग इसको बार बार देखिए और जिसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसको नोट कीजिए। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द दूसरे माने मतलब क्लास में आपके सामने आएंगे नई बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।